हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपके पास सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है ना, इस बार सेशन 2022 टू 23 का वो कराने वाली हूँ। तो आज हम स्टैंडर्ड मैथ्स का ये वाला पेपर करेंगे। बेसिक वाला पूरा कंप्लीट कर लिया और चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चे बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का ही पेपर सॉल्व करें ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब बात करें अगर स्टैंडर्ड की, तो इसके भी हमने 2 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए अपने, ए बी और ई 3 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो सी और डी हमारा बस रह गया, ई ये वाला है। ठीक है, तो आज हम अपना डी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा सिर्फ एक ही सेक्शन रह जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो चलिए आते हैं सेक्शन डी पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस हैं, पर इंटरनल चॉइस है आपके पास क्वेश्चन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम देखें तो कह रहा है यहाँ पर टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज। एक स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए 2 पाइप यूज किए गए। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर यूज फॉर 9 आवर। जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है, जिसका डायमीटर बड़ा है, तो उसको अगर यूज़ करते हैं तो वो 4 घंटे में फिल करेगा, और अगर छोटे वाले डायमीटर वाला पाइप को यूज़ करते हैं वो 9 घंटे में करेगा। तो ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। तब भी सिर्फ आधा ही स्विमिंग पूल भर पाएगा, पूरा नहीं भरेगा। ठीक है, कह रहा है फाइंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। लेकिन अभी तो हमने दोनों पाइप को एक साथ छोड़ा तो आधा पूल हमारा फिल हो गया, लेकिन अगर हम अलग अलग फिल करें तो कितना टाइम लेंगे दोनों आप पाइप, ये आपको बताना है। इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर। कह रहे हैं अगर छोटे वाला जो डायमीटर वाला पाइप है ना, वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है बड़े वाले डायमीटर वाले पाइप से, तो बताओ कि अलग अलग अगर हम इन्हें फिल करवाएं अलग अलग पाइप से तो ये कितना टाइम लेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पर तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक। तो वो मैंने x मान लिया क्योंकि मुझे किसी का भी नहीं पता, तो वो मैंने मान लिया यहाँ पर x आवर्स। ठीक है, उसी तरीके से टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक, तो वो मैंने क्या मान लिया x प्लस 10, क्योंकि वो कह रहा था कि 10 आवर्स ज़्यादा लेता है छोटे वाले डायमीटर वाला जो पाइप है वो। ठीक है, इसी के साथ साथ अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इनका 1 आवर वर्क निकाल लिया कि 1 घंटे में ये कितना काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लार्जर डायमीटर वाले का देखूँ, लार्जर डायमीटर पाइप वाले का मैं अगर देखूँ तो इसका 1 आवर वर्क मेरे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/x। इतना ही पार्ट तो होगा। ठीक है, और अगर स्मॉलर वाले की मैं बात करूँ, स्मॉलर डायमीटर पाइप की, तो इसका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 1/x प्लस का 10। क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा था कि ये दोनों जो है वो मिल के जब फिल कर रहे हैं तो आधा टैंक फिल हो रहा है, आधा स्विमिंग पूल, और कितना कितना टाइम ले रहे हैं, बड़े वाला ले रहा है 4 आवर और छोटे वाला ले रहा है 9 आवर। ठीक है, तो ये 1 आवर में 1/x फिल कर रहा है बड़े वाला, तो 4 आवर में कितना करेगा, 4 इंटू में 1/x बड़े वाला। छोटे वाला 9 आवर्स में फिल करेगा, 1 आवर में इतना फिल कर रहा है तो 9 आवर में कितना करेगा, 9 इंटू में 1/x/10, और दोनों मिल के कितना टैंक भर रहे हैं, आधा ही टैंक भर रहे हैं सिर्फ, तो हाफ आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास 4/x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9/x+10, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 10। बेस सेम करते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ 4 से मैं क्या करती हूँ, x प्लस 10 को इंटू करती हूँ और 9 को x से इंटू करती हूँ, इज इक्वल्स टू में 1/2 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस का 40 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 9x, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा यहाँ x² प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10x इज इक्वल्स टू में 1/2। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हो, पहले इनको अगर सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, तो ये दोनों आपके पास हो जाएगी 13x प्लस का 40, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x² प्लस में यहाँ आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास इंटू करोगे तो 13x प्लस का 40, और यहाँ पर 2 से इंटू कर लो, और यहाँ आ जाएगा आपके पास x² प्लस का 10x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 26x प्लस का यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 80 इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा x² प्लस का हो जाएगा 10x। क्लियर।
अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, इस 26x को मैं इधर लेके आ गई हूँ और माइनस का 80 भी मैंने इधर कर लिया। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 80 इज इक्वल्स टू में 0। मिडल टर्म स्प्लिट अगर हम यहाँ पर अब अपनी लगाएं तो हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 16 चाहिए और वैसे आपको 80 चाहिए, तो कौन से नंबर लें, 20 और 4 ले लेते हैं। तो माइनस का मैं 20x लूँगी, अब प्लस का 4x ले लेती हूँ, माइनस का 80 इजिकल टू में 0 हो जाएगा। इनकी एक पेयरिंग, इनकी एक पेयरिंग, यहाँ से x को कॉमन लिया तो x माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ से 4 को कॉमन लिया तो यहाँ भी x माइनस 20 हो जाएगा इजिकल टू में 0। तो ये हो जाएगा x प्लस का 4 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 20 इजिकल टू में 0। तो एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख दिया। क्लियर है। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ से x आ जाएगा मेरे पास कितना, 20। अब देखो x मैंने टाइम माना था तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो लार्जर पाइप कितना टाइम ले रहा है, 20 आवर्स ले रहा है। तो स्मॉलर उससे 10 आवर्स ज़्यादा ले रहा था ना, तो स्मॉलर पाइप कितना लेगा, तो वो है आपके पास यहाँ पर x प्लस का 10, तो वो हो जाएगा आपके पास 30 आवर्स। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, 32। चॉइस में एक और क्वेश्चन आपको फिर यहाँ पर दे रखा है, तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू अ बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। कह रहे एक फ़्लाइट थी जो 600 किलोमीटर पर आवर 600 किलोमीटर की थी, तो एक एयरक्राफ्ट ने क्या किया, बैड वेदर की वजह से स्लो कर दिया, तो अब उसकी एवरेज स्पीड जो है ना उस ट्रिप की, जो भी फ्लाइट थी वो उसकी रिड्यूस हो गई 200 से, जितनी पहले थी उससे 200 से रिड्यूस हो गई है। साथ साथ अब जब स्पीड कम हो गई है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लगेगा ना, तो टाइम उसको 30 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं। अब आपको शेड्यूल ड्यूरेशन बतानी है कि उस फ्लाइट की थी कितनी। ठीक है, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर स्पीड नहीं दे रखी, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इस क्वेश्चन में, चॉइस में अगर हम यहाँ देखें इसको, तो उसकी स्पीड को मैंने यहाँ पर x मान लिया, लेट स्पीड इज इक्वल्स टू x। तो टाइम क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम मुझे 600 क्वेश्चन में गिवन है और अपॉन में x हो जाएगा। क्लियर है ना। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आपकी स्पीड 200 से कम हो गई, तो आपकी न्यू स्पीड अब कितनी आ जाएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी आपके पास x माइनस का 200 और टाइम आपका 30 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है, तो फिर न्यू टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, जो टाइम पहले था उसमें 30 मिनट्स ज़्यादा है ना। तो डिस्टेंस आपका ये है, स्पीड है आपके पास x माइनस का 200, न्यू टाइम यही तो होना चाहिए। अब अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 600 अपॉन में x जो है वो इज इक्वल्स टू में 600 अपॉन में x माइनस 2, तो आपके पास यहाँ पर 30 मिनट्स जो है वो ज़्यादा लग रहे थे, पर मिनट है, मुझे आर में निकालना पड़ेगा है ना, तो प्लस 30 अपॉन 60 कर दूंगी, मिनट को आर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको इससे कट करूँ तो ये 1/2 आ रहा है मेरा सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन में x प्लस का 1/2 हो जाएगा, इस इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 600 अपॉन में x माइनस का 200, ये 1/2 तो यहीं रहने दिया और यहाँ पर आ जाएगा 600 अपॉन में यहाँ आ जाएगा x माइनस का 200 माइनस यहाँ आ जाएगा 600 अपॉन में x। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम अपना एलसीएम लेके बेस को सेम करें तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 600x माइनस यहाँ आ जाएगा 600 ब्रैकेट में x माइनस का 200। ठीक है ना, ये 1/2 अभी भी ऐसी है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 200x और यहाँ आ जाएगा 600x माइनस का 600x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 12 और यहाँ पर आ जाएगी 4 जीरोस। क्लियर है, ये तो आपस में कट हो गया, तो क्या बचा, 1/2 इज इक्वल्स टू में 1 2 3 4 जीरोज यहाँ आ गई, यहाँ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 200x आ गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 24। अब हम क्या करते हैं, वापसी इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, अब फिर से हमारे को वही मिडल टर्म स्प्लिट लगानी पड़ेगी,
तो अगर हम देखें तो हमारी मिडल टर्म स्प्लिट, बीच में हमारे को क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर प्लस माइनस करके 200 आ जाए, अब मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो ऐसे कौन से नंबर्स हम यहाँ पर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2,40,000 के प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम देखें तो वो दो नंबर हम 600 और 400 ले सकते हैं। माइनस का ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनकी पेयरिंग कर दी, इनकी पेयरिंग कर दी, यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो x माइनस का 600 आ गया, यहाँ से 400 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी x माइनस का 600 आ जाएगा। अब एक आ गया आपके पास x प्लस का 400 और एक आपके पास आ गया यहाँ पर x माइनस का 600 इज इक्वल्स टू में 0। एक बार मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 400, यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 600। ये जो है स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरी यहाँ पर स्पीड, मेरे को क्या निकालना था, फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन निकालनी थी। तो स्पीड मेरे पास यहाँ पर निकल गई है, वो कितनी निकल गई है मेरी, 600। तो टाइम मेरे पास क्या था, ओरिजिनल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड था, तो 600 अपॉन में x था। अब x की जगह भी मैं यहाँ पर 600 लिख सकती हूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगा, अभी इनको कट करके 1 आवर। तो ये है आपके पास शेड्यूल ड्यूरेशन, क्लियर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशो। तो ये आपको बीपीटी प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो ये इसका पूरा प्रूव हमने कर रखा है एक सेपरेट वीडियो में, मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से ये पूरा प्रूफ कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखे हैं, देखते हैं। यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशो। देखो बीपीटी तो आप ऊपर प्रूफ कर ही दोगे, उसके बाद अबव थ्योरम को ही यूज करना, और आपसे कह रहा है ड्रॉ दैट अ लाइन, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपीजियम। इसका मतलब अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 अगर हम यहाँ पर अपना देखें, तो ये मेरे पास वो ट्रेपीजियम है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, पहले यहाँ पर मैंने ए बी सी डी दे दिया, इसके डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन है वो उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने वो इंटरसेक्शन भी ड्रॉ कर लिया, ये रहा ओ। अब वो आपसे क्वेश्चन में यहाँ क्या कह रहा था, दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन मैंने वो ड्रॉ कर दी, जो कि पैरेलल होगी किसके, बेस ऑफ द ट्रेपीजियम के, इसके पैरेलल है, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे दो, मैंने एम एन नाम दे दिया है। तो एम एन जो है वो पैरेलल किसके है, ए बी के पैरेलल है, ये दे रखा है। कह रहा है डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन सेम रेशो। नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, वो है आपके पास डी ए और सी बी, तो उसको सेम रेशो में डिवाइड करना है। इट मीन्स आपको यहाँ पर प्रूव ये करना है कि जो डी एम है वो अपॉन हो जाएगा एम ए के इज इक्वल्स टू में जो सी एन है अपॉन एन बी, ये आपको यहाँ प्रूव करना है, क्लियर है। अब सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो ये वाला ट्राइंगल है, ये सिर्फ इतना ए डी सी वाला जो ट्राइंगल अगर मैं देखूं, तो जो ये ओ एम है, इसमें मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर इन ट्राइंगल डी ए सी वाले में, तो जो मेरा डी एम है वो अपॉन में हो जाएगा एम ए के, और जो मेरा यहाँ पर दूसरा देखो सी ओ जो है वो अपॉन हो जाएगा ए ओ के। क्यों, क्योंकि देखो जब डी एम एन जो है वो इस ए बी के पैरेलल है, तो एम एन जो है वो सी डी के भी पैरेलल होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम की ये दोनों साइड्स तो पैरेलल होती है ना। तो जब एम एन एक साइड के पैरेलल है तो दूसरी साइड के भी फिर पैरेलल होगा, क्योंकि वो दोनों साइड भी आपस में पैरेलल है। तो इसको आप अपनी इक्वेशन 1 रहने दो, क्लियर है। अब अगर आप अपना दूसरा एक और ट्राइंगल देखें, यहाँ पर कौन सा, सी ए बी, ये वाला पूरा ट्राइंगल देखें, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में पहले नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए सी बी, इसके अंदर देखें तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं अपना, क्या कह सकते हैं, जो ओ सी है अपॉन में ओ ए, वो किसके बराबर है यहाँ पर, सी एन अपॉन में एन बी के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ अगर आप देखो तो इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इससे आपके पास क्या निकल रहा है यहाँ पर, डी एम अपॉन में एम ए, तो वो बराबर किसके हो जाएगा, सी एन अपॉन में एन बी, और यही आपको ऊपर प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आपका प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड।
क्लियर है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज ज़रूर इसकी मुश्किल थी, बट क्वेश्चन इसका इजी ही था। अगर आपने बीपीटी कर लिया तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 34 पे। फिर चॉइस है इसमें, कह रहे ड्यू टू हैवी फ्लड इन अ स्टेट thousands वर रेंडर्ड होमलेस, 50 school collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tent and share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical with base radius 2.8 meter and height 3.5 meter, and the upper part is conical with the same base radius but of height 2.1 meter. If the canvas used to make the tent cost rupees 120 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। देखो फ्लड आने की वजह से 50 स्कूल ने डिसाइड किया कि वो उन्हें रहने की जगह देंगी, तो 1500 टेंट्स बने और उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वली शेयर किया है यहाँ पर। अब वो टेंट बने कैसे हैं, जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसकी डायमेंशंस दे रखे हैं, और जो अपर पार्ट है वो कोनिकल शेप का है, उसकी भी डायमेंशन दे रखे हैं। कनवास जो हमने यूज़ किया, उसको कपड़ा जो बनाने के लिए यूज़ किया है, वो 120 पर मीटर स्क्वायर है। तो अमाउंट आपको बतानी है हर एक स्कूल कितना शेयर करेगा। क्लियर है। तो अगर हम पहले यहाँ पर वो टेंट की फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लें, तो नीचे वाला मेरा सिलेंड्रिकल शेप का था, तो वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये रहा मेरा ऊपर का पार्ट कोनिकल शेप का। मुझे सब चीज़ यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी, तो इसकी मुझे हाइट गिवन थी यहाँ पर कितनी 3.5 मीटर गिवन थी, और इसकी रेडियस मुझे यहाँ पर कितनी गिवन थी, वो गिवन थी 2.8। इसकी जो रेडियस है कोनिकल की वो सेम है, बट इसकी जो हाइट मुझको यहाँ पर गिवन है वो गिवन है 2.1 मीटर। क्लियर है। अब आपसे क्या कह रहा था, कनवास का आपको कॉस्ट भी दे रखा था, तो इसका मतलब पहले हम यहाँ पर पूरा एरिया तो निकाल लें तभी तो आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले सी एस से निकाल लेते हैं। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कौन लगेगा एरिया निकालने के लिए, तो ये होता है मेरे पास 2πr/h, और यहाँ पर होता है मेरे पास πr/l। ये आप क्या निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया निकाल लो उस टेंट का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए πr हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि r दोनों में सेम थी। 2 इंटू में इसका जो h है वो 3.5 मुझे दे रखा है। एक बार यूनिट्स चेक कर लो, सब में मीटर है, बिल्कुल मीटर है। और यहाँ पर प्लस r वही बाहर निकल गया l, लेकिन मुझे l तो नहीं पता, l मुझे यहाँ फाइंड करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं। l स्क्वायर इज इक्वल्स टू में होता है h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, तो वो हो जाएगा यहाँ पर h है हमारे पास 2.1 स्क्वायर, r है मेरे पास 2.8 स्क्वायर। क्लियर है। तो 2.1 मतलब 21 का स्क्वायर लिख सकती हूँ 7.84, सॉरी 21 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4.41, और ये आ जाएगा 7.84। इन दोनों को प्लस करूँगी तो 12.25, ये मेरा हो जाएगा 3.5 का, 35 का होता है, तो एल आ गया मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.5। तो चलो बस पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर, पाई आर तो बाहर ही चला गया, एल हो गया यहाँ पर 3.5। क्लियर है। तो कुछ नहीं दे रखा, तो ये 22/7 यहाँ आ जाएगा, 2.8 पॉइंट हटा के 10 कर दिया, इसको इंटू करूँगी यहाँ पर, तो मेरा 7 + 3.5 यहाँ आ जाएगा। इसको इससे कट कर दिया, 4 हो गया, यहाँ पर कट किया 5, और यहाँ कट किया 11 हो गया, तो ये हो गया 44/5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10.5। अब 44/5 और 10.5 है, आप इंटू कर सकते हैं, तो 44 को 10.5 से इंटू करेंगे तो 462, उसको 5 से आप डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 92.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर क्या आ गया है, हमारे पास एरिया निकल के आ गया। अब मुझे यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है, तो यहाँ पर ले लेते हैं, चलो कॉस्ट ऑफ 1 टेंट मुझे यहाँ पर दे रखी है, वो थी 120, एक के लिए थी ना, तो 92 एक का आया, तो 92 इंटू में 120 हो जाएगा। मेरे पास 1500 टेंट्स हमने यहाँ बनाए हैं, तो वो कितना आ जाएगा, 1500 से इसको इंटू कर दो, तो 92.4 इंटू में आ जाएगा मेरे पास 120 जो कॉस्ट थी, इंटू में आ जाएगा 1500। ठीक है, तो इसको पहले हमने क्या किया, 120 से इंटू कर दिया, फिर हमने 1500 से कर दिया, तो हमारे पास आ गया 16632,000। अब एरिया शेयर कितना होगा, तो अमाउंट शेयर करना था ना, सॉरी एरिया नहीं, अमाउंट, अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। तो 50 स्कूल्स थे ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे 50 से,
डिवाइडेड बाय 50 कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर रुपी में आ जाएगा 332640, ये मेरा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इसी के साथ चॉइस में एक और है, देयर आर टू आइडेंटिकल सॉलिड cubical box of side 7 centimeter from the top face of the first cube a hemisphere of diameter equal to the side of cube is scooped out. This hemisphere is inverted and placed on the top of the second cube surface to form a dome. Find the ratio of the total surface area of two new solid forms or volume of each new solid. देखो आपसे यहाँ क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल क्यूबिकल बॉक्स हैं आपके पास, पहले वो बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक क्यूबिकल बॉक्स मेरे पास ये वाला है, एक क्यूबिकल बॉक्स ये वाला है। ठीक है, अब वो आगे आपसे क्या कह रहा था, यहाँ पर इनकी साइड से 7 सेंटीमीटर, ये आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब एक हेमिस्फीयर है यहाँ पर, फर्स्ट क्यूब कोई सा भी ले लो, तो यहाँ पर एक हेमिस्फीयर आपको ऐसे जो है वो बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है इसका डायमीटर जो है वो क्यूब की साइड के इक्वल ही है। दी हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सेकंड, इसको उल्टा करके आपने सेकंड पे रख दिया ऐसे। ठीक है, एक डोम बनाने के लिए। अब रेशियो निकालनी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू न्यू सॉलिड की, इनको आपने क्या किया है यहाँ से निकाल लिया है, स्कूप्ड आउट किया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रेशियो निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात हम यहाँ पर अपना इसको जो है टोटल सरफेस एरिया की हमारे को निकालनी है यहाँ पर, है ना, दोनों की रेशियो निकालनी है। तो हम पहले एक एक का निकालते हैं। तो देखो अगर आप इसका फर्स्ट वाले का निकालते हो, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, फर्स्ट वाले का अगर आप टीएस से निकाले हो टोटल सरफेस एरिया, तो एक साइड तो पूरी निकल ही गई ना, आपने जो ये हेमिस्फीयर है स्कूप्ड आउट मतलब निकाल दिया, तो 5 साइड बची तो 5a²। लेकिन जब आपने ये हेमिस्फीयर निकाला होगा तो ऐसा कुछ निकल गया होगा, पर ये साइड के कॉर्नर्स रह गए होंगे। अब ये तो लगाने पड़ेंगे ना फिर एरिया में, तो ये कैसे निकालूंगी? जो मेरा सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया है, उसमें से सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगी, तो ये कॉर्नर्स वाला एरिया तो बचेगा। तो इसका मतलब स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है a², सर्कल का एरिया होता है πr²। अब नीचे जो ये बचा था ये हेमिस्फीयर की शेप का है, इसका एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा 2πr²। तो बिल्कुल ध्यान से आपको इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो 5a² प्लस का यहाँ आ जाएगा a² माइनस का πr² प्लस का हो जाएगा आपके पास 2πr², तो ये हो जाएगा 6a² माइनस प्लस का हो जाएगा πr²। ठीक है, यहीं छोड़ दो। अब सेकंड वाले का अगर आप यहाँ पर अपना टीएस से देखो, अगेन सेम वही चीज़, ये अब ऊपर से निकाल लिया है तो रहेगा तो ये भी 5a² प्लस यहाँ पर भी वही रहेगा a² माइनस का πr², क्योंकि कॉर्नर्स वाला बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और यहाँ पर भी हमारे पास कितना हो जाएगा 2πr², जो ऊपर का निकाला वो हेमिस्फीयर वाला पार्ट, तो ये भी यही आ जाएगा 6a² प्लस में πr²। अब मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालनी है। तो रेशो कैसे निकालेंगे अब हम यहाँ पर, तो वो हो जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट वाले का एरिया है टीएस से जो है वो फर्स्ट का, अपॉन में टीएस से जो है वो सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर हमारे पास सेम ही तो आ रहे हैं, πr² कट होके 1/1 आपका रेशो आ गया। क्लियर? सेकेंड पार्ट में अब आपसे क्या कह रहा है, आपको इसमें क्या करनी है, वॉल्यूम को भी फाइंड करना है। ईच न्यू सॉलिड फॉर्म, जो भी नया सॉलिड बना, जो आपने निकाल दिया ना ऊपर से हेमिस्फीयर दोनों में से, उसके बाद एक नया सॉलिड बन गया ना, उसकी अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब वो कैसे फाइंड करोगे, वॉल्यूम देखो, तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दो तो आ जाएगा, क्योंकि दोनों में हेमिस्फीयर, एक में सीधा एक में उल्टा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। अब ये आपको साइड 7 दे रखी थी, माइनस 2/3, पाई की जगह 22/7। r आपसे क्या कह रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में, r की इंफॉर्मेशन दे रखी थी आपको, तो वो आपसे कह रहा था डायामीटर जो है वो साइड के इक्वल है, तो फिर r मेरी 7/2 हो जाएगी और इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास 7 का क्यूब होता है 343, माइनस ये आपके पास हो जाएगा 44 अपॉन में 3 7 जा 21 इंटू 343, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा।
क्लियर है ना। इसको थोड़ा सा कट कर दिया 4 की टेबल से, तो ये आ गया मेरे पास 343 माइनस का 11 को अब मैंने क्या किया 343 से इंटू कर दिया, तो मेरे पास आ गया 3773 और नीचे आ गया 2 और 42। बेस को सेम कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा करो इसको डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दो, 3773 को 42 से ही डिवाइड कर लो, तो कुछ पॉइंट में आपके पास आंसर आने वाला है, तो वो आपके पास आएगा 89.83 कुछ। क्लियर है। अब आप क्या करो, बस इसको इसमें से माइनस कर दो, 343 में से 89.88 को 83 को माइनस कर दो, तो आपके पास अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा 25317 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। सेम ऐसे ही हम सेकंड का वॉल्यूम देखते हैं, तो वो भी यही होगा, ये सेकंड पार्ट का है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 2/3 और यहाँ आ जाएगा पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें अपना, दोनों में बस एक ही फर्क है, यहाँ वॉल्यूम ऐड हो जाएगा हेमिस्फीयर पर और वहाँ लेस हो जाएगा, क्योंकि आप फिगर में देखिए, देख के ही पता चल रहा है कि इसमें जो वॉल्यूम है वो लेस होगा हेमिस्फीयर का और इसमें प्लस होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए बस आपको सेम चीज़ें ही रखनी है, 7 का क्यूब हो जाएगा 2/3, यहाँ आ जाएगा 22/7 और आर आ जाएगा 7/3 और 2 और इसका होल क्यूब। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्लास 35, देन ये सेक्शन कंप्लीट हमारा। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। आपको यहाँ पर क्या करना है, मीडियन दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात आपको पता है कि इसमें आपको सी एफ चाहिए होता है, तो चलो सी एफ यहीं पर ही ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियन के केस में सी एफ ज़रूर चाहिए होता है हमारे को, है ना। तो पहली तो 2 रहेगी, दूसरी आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी, ये 7 + x हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास 7 में 12 को प्लस करोगे 19 प्लस का x हो जाएगा। 19 में आप क्या करोगे 17 को प्लस करोगे 36 प्लस का x हो जाएगा। ये आपके पास 56 प्लस का x हो जाएगा। अब 56 + x + y हो जाएगा। 56 में अब आप क्या करोगे 9 को प्लस कर दो, तो 65 + x + y हो जाएगा। उसमें 7 को प्लस कर दो, तो 72 + x + y हो जाएगा और यहाँ 76 + x + y हो जाएगा। इसका टोटल मुझे 100 दे रखा है, पर इसको भी मैं प्लस करूँगी इन सबको x और y अलग लेके, तो x और y छोड़ दो और बाकी सारे नंबर्स को हम प्लस कर लेंगे अभी। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, अपना मीडियन निकालते हैं। यहाँ देखो मीडियन मुझे दे रखा है यहाँ पर 5 to 5, तो मेरी मीडियन क्लास जो होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि 500 से 600 के बीच में है मीडियन। फॉर्मूला मेरे पास मीडियन का कितना होता है, वो होता है L प्लस, यहाँ हो जाएगा n/2 माइनस का CF अपॉन में F और इंटू में H। तो ये मेरे पास 5 to 5 है, L मेरा 500 हो जाएगा, मीडियन क्लास मेरी ये वाली है। ठीक है। n/2 मतलब कि यहाँ अगर मैं अपना n/2 निकालूँ तो 100/2 कितना हो जाएगा, मेरे पास 50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। CF इसके ऊपर वाली लेते हैं, हमेशा लेते हैं ना, तो ये है CF मेरी, तो वो हो जाएगी 36 माइनस का x और f जो है वो है मेरे पास 20 इंटू में h जो है वो है मेरे पास 100, तो ये आ जाएगा 5 to 5 माइनस का 500 इज इक्वल्स टू, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 4 और 1 14 बचेगा, माइनस का x 0 से 0 काट दिया और इसको इससे काट दिया 5 इंटू में 5 आ गया, तो ये आ गया 25। इस 5 को नीचे लिया, यहाँ आ गया 14 माइनस का x, इसको इससे कट कर दिया 5 आ गया। 5 इज इक्वल्स टू 14 माइनस x, x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस का 5, तो कितनी आ जाएगी 9। चलो जल्दी से हमारी यहाँ पर x की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है, अब एक और वैल्यू निकालनी है y की, तो इन सबको पहले आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 2 + 5 7 हो जाएगा, 7 में हम 12 को ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम 17 को ऐड करेंगे 36, देन 20 को ऐड कर दिया, या फिर आप ये लास्ट वाला भी ले सकते हो 76 + x + y, एक इक्वेशन यहाँ से भी बन जाएगी। तो 76 + x + y जो है वो 100 के बराबर होगा। x की वैल्यू मैंने 9 निकाल ली, प्लस का y इज इक्वल्स टू में 100 हो जाएगा। अब 76 में मैंने 9 को प्लस कर दिया, तो वो हो जाएगा 85 प्लस का y इज इक्वल टू में 100, तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस का 85, तो वो आ गई मेरी 15। क्लियर। ये था आपके पास पूरा पेपर, जिसमें आज हमने सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया। अभी एक सेक्शन सी रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।